आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब आदमी चेहरा दिखाइए, तब ऑफ करेंगे। और ये उद्देश्य जो है, अपना हेयर कटिंग करा लिया है, बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज। लॉकडाउन का असर से अलग हो गए हो, तुम कटवाए हो, उमेश चंद्रा साफे करा दिया, तो इसलिए सब अपने अपने जरूरत के अनुसार से कर रहा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। सर ये नया टॉपिक है? नया टॉपिक है, लिख लीजिए, नया टॉपिक है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब तो कर टैक्स होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पब्लिक फाइनेंस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स direct tax and indirect tax। इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एवं सर प्रणाम सर। पूछो। अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का सबसे पॉपुलर है आयकर। आयकर कंपनी आयकर, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट कर। संपत्ति कर।
संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, स्टेट ड्यूटी, परिसंपत्ति कर, और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। कंपनी आय कर, अब अप्रत्यक्ष कर जो है आजकल हम लोग के देश के लिए आसान हो गया है। जीएसटी 17 पुराने करों को मिलाकर जीएसटी का जन्म हुआ। वैसे बड़ा ही लोकप्रिय था पहले बिक्री कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, निर्यात कर, निर्यात आयात, आयात कर, तट कर, आयात तट कर, टैरिफ, ये सब पहले का कहानी। अब नाम हो गया है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर में एक ही कर है जीएसटी, और ये आपको 28% मैक्सिमम देती है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो तरह का कर हो गया। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी को देना है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगेगा किसी व्यक्ति पर और वो दूसरे व्यक्ति पर उसको हस्तांतरित कर देगा। तो इस तरह के कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का नाम हो गया आय कर, कंपनी आय कर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, परिसंपत्ति कर। इसी को हम लोग देखे हुए हैं नाम मृत्यु कर। इसी का एक नाम था मृत्यु कर। मृत्यु कर में दोनों आ जाता था।
प्रत्यक्ष कर का नाम बोलो तो उपेंद्र, उमेश। जी सर। प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष पढ़ो। कर वो सर जी, प्रत्यक्ष कर वो कर जिस पर सरकार लगाती हो, किसी के ऊपर हस्तांतरण ना कर, वो आयकर हो गया, कंपनी कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, परिसंपत्ति कर और परिसंपत्ति उत्तराधिकार का दूसरा नाम है मृत्यु कर। वाह, तुम तो तेज हो गए हो बहुत। तुम्हारा प्रजापति ज्वाइन नहीं कर रहा है, खाली गुरुजी आपका। पूछताछ करता। हाँ सर जी, प्रजापति फोन किए थे। पूछताछ करता है हाँ फोन से। हाँ सर, वो आज भी बात किए थे, कहें क्या पढ़ा रहे हैं, हम बताए तो कहें ठीक है यार रुको 2-1 दिन में हम भी ज्वाइन हो रहे हैं सर के पास। और तो तुम उसको खूब अंग्रेजी में झाड़ो, वो अपने समझेगा कि बाप रे बाप तेज हो गया। हाँ सर जी रोज रात के 9 बजे बात करते हैं, क्या पढ़ाएं। उसे तुरंत पढ़ाएं सो नहीं, तुम क्वेश्चन दागो कि मृत्यु कर का अच्छा। कितना होता है, मृत्यु कर का कितना हिस्सा होता है, क्वेश्चन पूछो उससे। कंपनी आयकर, कॉर्पोरेट आयकर दोनों एक है कि अलग अलग है? आयकर का संबंध होता है व्यक्तिगत आय। आयकर जो है ज्यादातर क्या रहता है? व्यक्तिगत। कॉर्पोरेट हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा तो टाटा बिरला डाल उसका हो जाएगा। उसको अंग्रेजी में झाड़ो, कुछ तब समझ में आएगा कि तुम्हें तरक्की हो रहा है, यही सब ना है जी। महेंद्र जी। अप्रत्यक्ष कर के बारे में बोलो तो। जीएसटी है सर, 17 करों को मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया है। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो न देकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है इस कर को। बिक्री कर, उत्पाद कर, निर्यात आयात कर, तट कर, ये सब है। बहुत अच्छा। सुनीता, जी सर। जीएसटी कब लगा था बोलो तो? सर 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। 2017। 1 जुलाई, जुलाई हो गया 7वां महीना, जी 6वां सर। महीना 7वां है? 7वां होगा। 7वां महीना 1900 2017। पूरा याद है तुमको, निकालना है इस बार। जी 2017। ये वो क्वेश्चन आउटे रहेगा समझो ऑब्जेक्टिव में। तो जीएसटी जो है पिछली बार पूछा गया था सर। है? क्या बोले? सर ये नेट पे पूछा गया। हाँ, ये पिछली बार कुछ क्वेश्चन फिक्स रहता है। जीएसटी पुराने सब छोटे छोटे कर, 17 कर, चुंगी, बिक्री कर, उत्पाद कर, आयात कर, निर्यात कर, सबको मिला के एक जीएसटी लाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग तो अब कोरोना वायरस लेकर सब उपलब्धि को जीरो ही मानेगा। कहीं नहीं जान रहा कि कोरोना वायरस है, उस पर भी तुम जिंदा हो अभी। और जिंदा हो तब ना आलोचना कर रहे हो। विकसित देश में जो लोग को जहां पर मृत लोगों को रखा जाता है, जगह नहीं मिल रहा है। भर गया पूरा। जी सोचिए, कभी इस तरह का 100 साल में नहीं हुआ। 100 साल पहले हुआ था। 100 साल पहले का हम देखें, एक जगह पढ़े थे, लिखे हुआ था कि गंगा नदी का
पेट फूल गया था, जी तो इतना इतना लाश उससे पड़ा हुआ था कि फूल के एकदम फूफा हो गया था। इस तरह का लिटरेचर में लिखता है। तो हम लोग ये देख लिए। अब यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर कैसे चित्र द्वारा दिखाएंगे। तो चित्र द्वारा दिखाने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष कर को चित्र द्वारा दिखाएंगे। यहाँ चित्र को सटा देंगे तो यही संतुलन हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इधर एक्स वस्तु खरीद रहा है, इधर वाई वस्तु है। तटस्थ वक्ररेखा मान लीजिए 3 नंबर है। अब सरकार जो है वाई वस्तु को अगर आप रुपया मान लीजिए, आय मान लीजिए, या एक्स वस्तु और वाई वस्तु का जो क्वांटिटी है वो रुपया में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे ही सरकार इनकम टैक्स लगाएगी तो ये रेखा आपका जो है, ये रेखा खिसक के हो जाएगा AT, बी रेखा खिसक के हो जाएगा BT, बी रेखा खिसक के हो जाएगा BT। तो ये जो है इसको कहा जाएगा कर के बाद, कर के आय कर के बाद हो जाएगा AT। ऊपर लीजिए या नीचे लिखिए, आय कर लगेगा तो ये रेखा जो है, ये रेखा को क्या बोला जाता है, PX बटा PY। एकदम फिक्स चीज है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। जब भी इस्तेमाल करेंगे PX बाई PY प्राइस लाइन है, ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन की इक्वेशन से निकलेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो दोबारा उनके सामने में पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ चुके हैं वो जान रहे हैं। अभी जो लोग हैं वो केवल इतना देख लीजिए कि PX बाई PY जो है वो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है। ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और साथ साथ ये बजट रेखा है। बजट है, बजट मतलब रुपया पैसा जो बजट होता है वो बजट है। तो बजट जैसे टैक्स लगेगा आपका, बजट का रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही बातें हमको कहना है कि टैक्स आय कर लगेगा तो आपकी पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी, और आप क्या कीजिएगा कि धड़ाम से आप ऊपर से गिर के नीचे आ जाइएगा, और ये नाम हो जाएगा IC2। और एक और नीचे खींच देते हैं, ये है IC1। IC1 पर आप नहीं पहुंचिएगा। IC1 तो कहता है कि आप कहाँ थे, Q3 पर थे, आय कर लगा, प्रत्यक्ष कर लगा, तो आप उतर गए नीचे, Q2 पर आ गए। तो यही जो स्थिति दिखा रहा है कि Q3 से फिर क्या आप आ जाइएगा कहाँ, Q2 पर। यही 3 तला से धकेल के कोई 2 तला पर डाल दिया, इस तरह का महसूस आपको होगा। सैलरी मिलेगा लेकिन उतना पैसा आपका कट जाएगा, और जो कट जाएगा वो आप नहीं काटता तो उसके आप और सामान खरीदते। तो ये प्रत्यक्ष कर का चित्र द्वारा प्रदर्शन किया गया है।
एक अर्थशास्त्री हैं उर्सुला हिक्स। हिक्स महोदय की पत्नी है उर्सुला हिक्स। J.R. हिक्स जो आप पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, उर्सुला हिक्स का किताब है लोकवित्त। उसी लोकवित्त किताब में चित्र दिए हुए लोकवित्त। ये कहती हैं कि प्रत्यक्ष कर लगने से उपभोक्ता ऊपर के इंडिफरेंस कर्व से नीचे के इंडिफरेंस कर्व पर गिर जाता है। प्रत्यक्ष कर लगने से उपभोक्ता ऊपर के उपभोक्ता ऊपर के इंडिफरेंस कर्व, ऊपर के प्रणाम से कुछ ऊपर के इंडिफरेंस कर्व। मोतीलाल, जी सर। हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष कर में उपभोक्ता IC3 पर है और जैसे कर लगा तो IC3 से गिर के IC2 पर चला जाएगा। उपभोक्ता ऊपर के IC3 से नीचे IC2 पर आ जाएगा। ऊपर से नीचे के इंडिफरेंस कर्व पर आ जाएगा। ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर आ जाएगा। उर्सुला हिक्स जो हैं वो अपनी पुस्तक लोकवित्त में इस बात को बतलाई हैं कि प्रत्यक्ष कर लगने से उपभोक्ता ऊपर के इंडिफरेंस कर्व से गिरकर नीचे के इंडिफरेंस कर्व पर आ जाता है। इसे सरकार को बहुत सोच समझ के प्रत्यक्ष कर को लगाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करता है। जैसे बजट पारित होगा तो सारे जनता के आय में कमी हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा कमी कीजिएगा तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको इनकम टैक्स को लगाता है, प्रत्यक्ष कर को लगाता है। प्रत्यक्ष कर के बारे में चित्र बता रहा है। प्रत्यक्ष कर चित्र, प्रत्यक्ष कर का ही चित्र हो गया। प्रत्यक्ष कर का चित्र हो गया। इस चित्र में बतलाया गया है कि उपभोक्ता शुरू में Q3 पर है। उपभोक्ता शुरू में Q3 पर है। शुरू में उपभोक्ता Q3 बिंदु पे संतुलन, Q3 बिंदु पर है और IC3 पर है। जैसे ही सरकार प्रत्यक्ष कर लगाई और आय OA से घटकर OAT हो गया। आय जो है OA पहले था, अब घट करके हो जाएगा OAT घट गया। तो
उसका इंडिफरेंस कर ऊपर से IC3 से गिर के IC2 हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के पास पैसा है, पैसे से वो X वस्तु खरीदता है, Y वस्तु खरीदता है, लेकिन जैसे टैक्स आयकर लगेगा उससे खरीद की मात्रा घट जाएगी, उसका बजट का ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, बजट का त्रिकोण जो है OAB से छोटा त्रिकोण हो जाएगा OATBT। त्रिकोण का एरिया छोटा हो जाएगा, बजट का एरिया छोटा हो जाएगा। सुनीता, इस चीज को एक्सप्लेन करो तो तुम। जी सर। उर्सुला हिक्स ने अपनी पुस्तक लोकवित्त में प्रत्यक्ष कर के बारे में बतलाया है। इस चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का बजट लाइन जो पहले AB था, कर लगने के बाद घटकर ATBT हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे ही प्रत्यक्ष कर लगता है, उसकी आय OA से घटकर OAT हो जाती है और उपभोक्ता ऊपर के IC वक्र के संतुलन बिंदु Q3 से नीचे IC2 के Q2 बिंदु पे आ जाता है। इससे पता चलता है कि आयकर लगने से उसकी आय में कमी होती है और ये संतुलन बिंदु भी उसका नीचे घिसक जाता है। ठीक है सर? हाँ ठीक है। उमेश, तुम क्या समझे, बताओ। सर, उर्सुला हिक्स कहती हैं कि अपने लोक वित्त बुक में कि जब सरकार टैक्स नहीं लगाती है तब वो मतलब जब टैक्स नहीं लगाती है तो उसका व्यक्ति का संतुलन आय मतलब अधिमान वक्र Q3 पर है, और जब सरकार टैक्स लगा देती है तो उसका अनधिमान वक्र शुरू हो जाता है और कर लगकर OAT आय हो जाती है, और जो OAB की अपेक्षा कम है और वो वस्तु वह पहले की अपेक्षा OAB की अपेक्षा OATB कम कर देगा। वाह, बहुत तेज हो गए, एकदम जी स्पष्ट है। उर्सुला हिक्स का बात इतना आसानी से तुम समझा दिए। क्या खाना खाते हो आजकल? क्या गुरुजी? क्या खाना खाए हो आज हाँ? पितृ विसर्जन था तो मम्मी उड़द की वो क्या बोलते हैं लपटा बनाई थी और कचौड़ी पकौड़ी यही सब, पूड़ी सब्जी दाल चावल सब सेवई। जो है ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है तुमको, जिनके लिए तुम जल हाँ सर। रहे हो उनका आशीर्वाद है तुम्हारे सिर पर। चलो, बहुत अच्छा है। नवनीत, नवनीत। जी सर। हाँ, तुम जरा इस चित्र को समझाओ तो। प्रत्यक्ष कर के बारे में अर्थशास्त्री उर्सुला हिक्स ने अपने बुक लोकवित्त में इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया। इसमें सबसे पहले है कि जो बजट लाइन AB है बिना टैक्स का, और जैसे ही सरकार प्रत्यक्ष कर लगाती है उसकी बजट लाइन रेखा ATBT हो जाती है, जो कि घट जाती है, और उसकी उपभोक्ता शुरू में जो है Q3 बिंदु पर रहते हैं और टैक्स लगने के बाद Q2 बिंदु पर मतलब घट के Q2 बिंदु पर आ जाती है। तो उसकी स्थिति पहले से अच्छी होती है कि खराब हो जाती है? खराब हो जाती है सर। खराब हो जाती है, क्योंकि उसका आय घट गया, कर लगने से डायरेक्ट आय घट जाती है। सर IC1 के बारे में थोड़ा
IC1 पर तो गया नहीं, IC2 पर ही रह गया, IC3 से गिरा IC2 पर आ गया। जी जी। ठीक सर है, जी सर जी मान लीजिए सरकार और टैक्स लगा दे रही है तब। और नीचे जाइएगा, और नीचे आ पटकते गया। पटकते नीचे ले जीरो पर आ जाइएगा। ऐसा मत सोचिए, और पैसा आपके पास रहेगा तब ना खर्च कीजिएगा। कोई भी सरकार सारा पैसा आपका छीनेगी नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ के कर लगाएगी और आपको जगह छोड़ देगी कि जिसमें कि आप और कुछ खरीद सके। उपभोग में कमी हो जाएगी। जब कर लगाएगी तो आप नीचे के उतरते चले जाइएगा। और IC10 पर है, IC9 पर आइएगा, IC8 पर आइएगा। यहाँ तो 3 ही पर है ना, 3 2 1 है। और ऊंचा ले जाइएगा तो और कर लेगा। तो ये सिंपल बात है कि जहां कहीं भी वो रहेगा वहां से वो नीचे गिरेगा, बस एक स्टेप। हम लोग जब भी बजट का बात करते हैं, कर का बात करते हैं, तो 1 साल का बात होता है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछे हो। कर बार बार नहीं लगता है, लगता है एक बार, साल में एक बार बजट पेश होता है। जी उमेश चंद्रा, जी सर जी। सरकार लब टैक्स लगा देगी आयकर हर महीने? नहीं। जी नहीं, बजट में लगाएगी। बजट पेश करेगी, उसमें लगाएगी। तो इस सारा जी का बजट में निर्णय 1 साल का होता है। इसलिए 5 साल के बजट को देखिएगा तब आपको नजर आएगा कि आप कहाँ थे और अभी कहाँ है। 5 साल का बजट देखिएगा तो IC5 पर रहे होइएगा, 5 से गिर के 4 पर आए होइएगा, 4 से गिर के 3 पर आए होइएगा। लेकिन हम लोग यहाँ 1 साल के बजट के बारे में देख रहे हैं। अब आजादी के पहले देखिएगा तब तो और मुश्किल हो जाएगा। टैक्स नहीं दीजिएगा तो पहले खोल के ले जाएगा। पहले था ना, टैक्स मांगने आता था जमींदार का आदमी, नहीं देने पर लूटपाट कर लेता था। तो चुनी हुई सरकार जो होती है वो बजट पेश करती है, और बजट पेश करती है उसमें आयकर वो घटा सकती है, आयकर बढ़ा सकती है। अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो आयकर बढ़ा देगी। युद्ध शुरू होगा तो पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा? तो कुछ पैसा कर लगा के। बांग्लादेश वाला जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था तो हम लोग के ऊपर लगा हुआ था बांग्लादेश के नाम पर कर। काफी दिनों तक वो कर चलता रहा, काफी दिनों तक वो कर चलता रहा। इसलिए कहता है कि बांग्लादेशी कर नामे हो गया था, जब तक हटा नहीं था बांग्लादेशी का रिफ्यूजी टैक्स, रिफ्यूजी सेस। अब इतना रिफ्यूजी आ गया था कि उस सबको पालन पोषण करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जितना भी उसका सैनिक पकड़ाया था सबको वापस हम लोग कर दिए। हालांकि वहां रहता तो करता कि नहीं करता, गोली मार देता, करना मुश्किल था, लेकिन हम लोग सबको वैसे ही वापस कर दिए। तो ये देश देश का अपना क्वालिटी है। सर जी हाँ, कह रहे हैं कि जैसे जब सर सरकार बांग्लादेश के नाम पर टैक्स ली थी तो फिर जो लगाई थी तो फिर बाद में नॉर्मल हो गया उतने पे, कि और बढ़ा दी बाद में, घटा कर बढ़ाई कि उतने ले आई नॉर्मल? हटा दी, वो स्टाम्प था वो हट गया जब अच्छा स्थिति नॉर्मल हो गई। आपको तो नॉर्मल बताते हैं कि सरकार वापस पुल बनाती है, टोल टैक्स लेती है। 25 साल के बाद पुल का टैक्स का पैसा निकल गया तो पुल को फ्री कर देती है। लागत निकल जाता है तो फिर उसको हटा लागत निकलने के बाद पुल को फ्री करती है कि नहीं करती है? जी जी सर जी। उसी तरह युद्ध चला तो टैक्स लग गया, चुंगी लग गया, जो भी लग गया, युद्ध समाप्त हुआ, नॉर्मल हुआ तो फिर वो चुंगी हटा देगा। नॉर्मल कर जो लग रहा था वो लगेगा, एक्स्ट्रा वाला हट जाएगा। अभी जो है आपको देखिएगा, स्वच्छता के लिए सेस लगता है, शिक्षा के लिए सेस लगता है, पेट्रोल का हाई लेवल पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल का हाईएस्ट उस पर सेस लगता है। तो वो सब ऊपर से लगता है कि टैक्स नहीं बढ़ा सकता है ना। टैक्स तो आपका 30% ही रहेगा, कुछ पैसा सेस लगा के निकाल लेती है। तो ये चित्र सब आदमी को समझ में आ गया? जी सर जी। यस सर। अब हम लोग आते हैं अप्रत्यक्ष कर।
डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब होगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स में ये शुरू वाला रेखा है ए बी और प्राइस लाइन है पी एक्स बाई पी वाई। और प्रत्यक्ष कर जो होता है अप्रत्यक्ष कर जीएसटी वो लगने पर जिस वस्तु पर लगाएंगे, जैसे एक्स वस्तु लेते हैं, एक्स वस्तु हो गया, आई वाई वस्तु है आपका, वाई वस्तु है इधर। अब मान लीजिए कि हम टैक्स लगाए, जीएसटी लगाए हैं एक्स वस्तु पर, जीएसटी ऑन एक्स गुड्स, एक्स गुड्स पर जीएसटी लगाए। तो जैसे जीएसटी लगाएंगे तो ये कर हमारा ऐसे हो जाएगा, ए बी लाइन जो रह नहीं जाएगा, ए बी लाइन हट जाएगा, उससे जगह वो ब्लू रंग का लाइन आ जाएगा ए बी टी, ए बी टी टैक्स लग गया एक्स वस्तु पर। और टैक्स को दिखाने का तरीका देखिए क्या होता है, पी एक्स प्लस टैक्स बट्टा पी वाई, पी वाई ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स के कीमत पर टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स लिखें या टैक्स को मिटा के ऐसे जगह पर लिखते हैं जीएसटी। जीएसटी, क्या लिख दें यहाँ? जीएसटी। तो गौर से देखिए कि ऊपर का दूरी डिस्टेंस कम है, अगर यहाँ लेंगे तो डिस्टेंस चौड़ा हो गया, और यहाँ लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यहाँ लेंगे तो डिस्टेंस और ज्यादा होगा। तो जो डिस्टेंस जो है बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यही घर है जीएसटी। घर क्या है? जीएसटी। जीएसटी। अब आपको जहां पसंद है वहां रहिए। मान लीजिए कि सरकार जो है पहले Q3 पर थी, कि जो भी टैक्स लगाई हुई थी, तो इंडिफरेंस कर 3 था, इंडिफरेंस कर 3 था। अब जो जीएसटी लगाई तो अब यहाँ एकदम फेंका गया, इंडिफरेंस कर 1 पर आ गया, जबकि इंडिफरेंस कर 1 पर आ गया, जबकि दोनों के बीच में एक इंडिफरेंस कर यहाँ भी है, ये IC2 है, इस पर वो नहीं गिरेगा, इस पर वो नहीं गिरेगा, वो गिरेगा कहाँ? 1 पर, IC1 पर। और टैक्स का एक लंब रहेगा, 2 गो 3 गो लंब नहीं रहेगा, एक लंब रहेगा। जो डिसाइड कर लेगा
मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हमको टैक्स लगाना है AB, डिसाइड कर लिया कि हमको GST जो है लगाना है AB, स्मॉल AB डिस्टेंस। तो काला वाला रेखा से नीला वाला रेखा तक एक लंब डालेंगे, एकदम सीधा, और ये सीधा लंब जो है वो बता रहा है तो Q3 पर था, अब आ गया Q1 पर। कहाँ आ गया वो? Q1 पर आ गया। तो टैक्स हो जाएगा Q1B भी कर सकते हैं, अगर एक ही रखना है तो हम लोग एक ही रखें नाम। Q1B टैक्स कितना हो गया? Q1B तो पहले IC3 पर था, अब IC2 पर नहीं गिरा, कहाँ गिर के आ गया? IC1 पर। और कौन बिंदु पर आ गया? Q3 से सीधे उतर गया Q1 पर, GST के कारण। तो पीछे के केस में हम लोग देखे थे कि IC3 से IC2 पर गिरा था, और यहाँ देख रहे हैं कि IC3 से गिर गया IC1 पर। तो पहल का अच्छा है कि दूसर का अच्छा है? पहला वाला। पहला वाला अच्छा मानेंगे कि दूसरा वाले को अच्छा मानेंगे? पहला वाला। पहला वाला को। आयकर देने के बाद लॉस तो होगा ही, लॉस हुआ, IC3 से गिर के IC2 पर आ गया। यहाँ तो IC3 से गिर के 2 पर नहीं, IC1 पर आ गया। तो ये जो है समझिए कि IC3 3 तल्ला है, IC2 2 तल्ला है, IC1 1 तल्ला है। तो 3 तल्ला से 2 तल्ला पर गिरे तो बचने का चांस है, और 3 तल्ला से 1 तल्ला पर गिर गए नीचे तो बचने का चांस बहुत कम है, दर्द सबसे ज्यादा होगा। LIC वाला आपको समझाएगा कि आप कोई भी इंश्योरेंस कराइए तो एक्सीडेंट बेनिफिट के साथ कराइए। तो पूछा कि भाई क्या मतलब हुआ? तो मतलब हुआ कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई ट्रक वाला पीछे से धक्का मार दिया तो एक्सीडेंट हो गया, तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस है तो 10 लाख मिलेगा। तो बोला ये बात तो समझ गए। कहा इसके बाद समझिए कि एक ट्रक पीछ के चला गया, उसके बाद दूसरा ट्रक भी आपको पीछ दिया आकर, अब पीछ के निकल गया, तब 5 लाख का 10 लाख नहीं, अब मिलेगा आपको 5 लाख और मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख। अब समझा रहा है उसको, अब मने मने सोच रहा है कि जब ट्रक मारिए दिया तो दूसरा का ट्रक चढ़ेगा तो दर्द थोड़ी होगा, तो ले ले इंश्योरेंस करा ले, बड़ा अच्छा इंश्योरेंस है कि ट्रक मारा तो 5 लाख का मिलेगा 10 लाख, डबल बेनिफिट। ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा अगर उसी समय दूसरा ट्रक भी चढ़ के चला गया। अब सोचिए, तो समझाने पर आपको तरह तरह का समझाएगा। हर हालत में टैक्स जो है दर्द देने वाला है। तो यहाँ IC3 से गिर के सीधे IC1 पर आ गया। ये देश के उपभोक्ताओं पर अधिक कर भार डालता है। अमेरिका में इसलिए कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स को 10% रखो और डायरेक्ट टैक्स को 90% रखो। अमेरिकन इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स को हेट करता है, कहता है कि पैसा लेना ही है तो उस विधि से लें जिसमें वो 3 तल्ला से 2 तल्ला पर जाए, IC3 से IC2 पर जाए, सीधे गिराइए दे IC1 पर। इस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और वहां ये दूसरी बात ये भी है कि सब धनवान है, वहां सब रोजगार वाला है,
कोई बेरोजगार नहीं है। ये तो कोरोना है जो सबको एक पेट से मार रहा है, चाहे अमेरिकन रहिए चाहे इंडियन रहिए, कोरोना के सामने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकसित देश और अर्धविकसित देश, पिछड़ा देश, ये सब जो है समझाता था हम लोगों को कि आप पिछड़ा हैं, आप अगड़ा हैं। हम नॉर्थ अमेरिका में गए तो जहां जाते थे वो यू आर इंडियन, हमको ऐसा मुंह से बोलता था जैसे कि उसके बाप का खाते हैं। तो इंडियन मतलब कि गरीब, बेसहाय। अब पहले जमाने में तो और कहता था कि इंडिया में भिखमंगा का कंट्री है, इंडिया में सपेरा का कंट्री है। यही कंसेप्ट था 1960s में जब हम लोग स्टूडेंट थे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर एंड बेगर्स। जहां भी विदेशी आता था 5 गो बेगर घेर ले, भी पूछता था काहे घेर रहा है, तो कहा सब बेगर है, इसको कुछ पैसा दे दीजिए तो आपको छोड़ देगा। अब पैसा दिया तो लूटने लगा सब एक दूसरे को। तो कहता है कि आय कर और जीएसटी दोनों में तुलना किया जाए तो जीएसटी लगने से IC3 से गिर के चल जाइएगा IC1 पर, और अगर आप इनकम टैक्स लगाते हैं जो पीछे के केस में हम लोग देखे तो IC3 से गिर के आएगा IC2 पर। तो किसको बेहतर कहा जाएगा? इनकम टैक्स पहले वाला का सर, प्रत्यक्ष कर को। प्रत्यक्ष कर को हम लोग बेहतर मानेंगे। इससे एक निष्कर्ष निकल गया कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो इंफीरियर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष में तुलना करेंगे तो पाएंगे कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर की तुलना करेंगे तो कहेंगे कि इंडिफरेंस कर 3 से गिरा के 1 पर ले आया, वहां 3 से गिरा के 2 पर लाया। तो इनकम टैक्स इज बेटर देन जीएसटी। और उल्टा बोलेंगे जीएसटी इज इंफीरियर टू इनकम टैक्स। सीधा बोलेंगे तो इनकम टैक्स इज बेटर देन जीएसटी। यही बात अमेरिका में बोलता है, इसलिए वहां 90% टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है और मजबूरी में 10% जो है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे यहाँ जो है 60% टैक्स जो है हम लोग जीएसटी से वसूलते हैं, ये जीएसटी से वसूलते हैं, 65% जीएसटी से वसूलते हैं, और आय कर से इनकम टैक्स से 35% वसूलते हैं। तो कहता है कि हमारे यहाँ जान रहा है कि जीएसटी इज इंफीरियर टू इनकम टैक्स, फिर भी इनकम टैक्स वाले को इनकम टैक्स को ज्यादा महत्व नहीं देके जीएसटी को महत्व देता है। क्या कारण है इसका मोतीलाल? सर कर देय क्षमता कम है यहाँ पे, विकासशील देशों में कर देय क्षमता कम होती है और अनेकों कारण है सर। बेरोजगारी है बहुत सारा, जनसंख्या का अनवरत बढ़ना, आय का असमान वितरण, इस तरह से अनेकों कारण है सर। सबसे तो है कि अभी कितना करोड़ आदमी को चावल दे रही है? 80 करोड़। तो सीधे आयकर सीधे कहाँ देगा? 80 करोड़ आदमी तो टैक्स देगा नहीं, नहीं देगा, आयकर लेवल ही नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ही ज्यादा वो तो उसका इनकम ही नहीं है, वो तब ना ले रहा है। जी सर। तो कहा कि भारतवर्ष में इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाया जाए, तो कहा कि इनकम ही नहीं है, इसके फेर में रहिएगा तो घूम जाइएगा कटोरा लेके, कहीं इनकम टैक्स मिलेगा ही नहीं। एक व्यक्ति है विश्व में धनवान व्यक्ति में गिना जाता है। भारतवर्ष में कौन ऐसा व्यक्ति है जो विश्व के धनवान व्यक्ति में गिना जाता है? मुकेश अंबानी। तो एक व्यक्ति है मात्र। तो आय की विषमता जो है वो बहुत ज्यादा है। 10% व्यक्ति जो है वो 90% इनकम को कैप्चर किए हुआ है। 10% व्यक्ति 90% इनकम को कैप्चर किए हुआ है।
और 90% आदमी जो है वही 10% में है। इसलिए 80 करोड़ आदमी जो है गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे है या ऊपर है, गरीबी रेखा पर लिपटा हुआ है, और सबको सरकार खाने के लिए दे रही है। अगर यही रफ्तार रहा तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको काफी दिनों तक ले ये देना पड़ेगा, क्योंकि सुधार तुरंत होने जाने को नहीं है। तो अमेरिका का सिद्धांत जो है हमारे यहाँ लागू होगा ही नहीं। कोरोना का सिद्धांत दोनों जगह बराबर लागू हो रहा है। वो भी मास्क पहनेगा, हम लोग भी मास्क पहनेंगे। उसको भी दवाई नहीं मिल रहा है, हम लोग को दवाई नहीं मिल रहा है। तो ये कहा जाता है प्रकृति की देन। नहीं तो भारतवर्ष से लोग जाता था इलाज कराने, कहाँ जाता था? अमेरिका। अब अमेरिका वाला इंडिया को कह रहा है कि टैबलेट भेजबा कि ना। रिवर्स हो गया, यहाँ से टैबलेट उसको जा रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि इनकम टैक्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। बटर जो है बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए आपको बटर मिल रहा है, आप खा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको पीलिया का रोग धरे हुआ है, तो बटर कोई खिलाएगा तब खाइएगा ना। पीलिया के रोग में बटर एकदम जहर माना जाता है। पीलिया के रोग वाले को बटर खाना वर्जित है। तो उसी तरीके से हम लोग के यहाँ इनकम टैक्स वर्जित है, क्योंकि इनकम ही नहीं है। और गरीब आदमी की संख्या इतनी अधिक है कि सलाई पर टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, कागज पर लगा के, बीड़ी पर लगा के, इस तरह से सरकार गरीब से भी, मध्यम आय, कम आय, सब से वसूलेगी। भारत में बेगर्स जो है वो भी टैक्स देता है। बेगर्स किस चीज का टैक्स देता है? सलाई पर टैक्स देता है, बीड़ी पर टैक्स देता है, खाने पीने की वस्तुओं पर इनडायरेक्ट टैक्स देता है सब। साधु टैक्स देता है किस चीज पर? अगरबत्ती पर। दरगाह वाला टैक्स देता है किस चीज पर? मोमबत्ती पर। सबसे टैक्स वसूलता है। जिंदा है, मर गया तब देखिएगा धूप बत्ती जला रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, सब पर टैक्स है। कफन का कपड़ा है, उस पर भी आपको जीएसटी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति का कपड़ा लेने जाएगा तो टैक्स नहीं देगा, जीएसटी माफ होगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो कहता है कि अमेरिका वाला कहता है कि जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंफीरियर है और डायरेक्ट टैक्स सुपीरियर है। तो अमेरिका के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ इनकम वाला बहुत आदमी है। हमारे देश में आय की कमी है, रोजगार की कमी है, गरीबों की संख्या अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, विकास के साधन अभी विकसित नहीं हुए हैं, आय का विषमता है। तो इसलिए कहता है कि इन सब कारणों से सरकार मजबूर है जीएसटी लगाने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स में छूट देता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए करता है कि वो धनवान आदमी विनियोग करे। धनवान विनियोग करेगा तभी रोजगार फैलेगा, तभी बाजार में सामान आएगा। गरीब आदमी तो सामान बनाता नहीं है, वो तो उपभोग करता है। तो सामान बनाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए धनवान आदमी को प्रोत्साहित किया जाता है, और धनवान आदमी को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स पे छूट दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स। अब दूसरी बात क्या है कि तुलना करने के लिए श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती हैं कि तुलना करने के लिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, टैक्स का रेट जो है दोनों का समान कर दीजिए। टैक्स का रेट समान कैसे करेंगे? तो पीछे वाले चित्र में AAT था ना टैक्स। पीछे वाले चित्र में टैक्स कितना था? AAT। अभी टैक्स है Q1
Q1 B। बी। तो अगर ए टी बराबर Q1 B हो जाए तब हम लोग इस बात को मानेंगे। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ एक चित्र से देख रहे हैं। अब गौर से देखिए, दोनों बराबर हो गया कि नहीं? जी। हो गया सर। बराबर दोनों पैरेलल है, पैरेलल। यस सर। दोनों बराबर हो गया। यस सर। ए टी का जो लंबाई है वो नाप लीजिए, Q1 B का लंबाई उतना ही है। ए टी आयकर है और Q भी प्रत्यक्ष और कर। Q1 B जो है GST है। दोनों बराबर हो गया। यस सर। अब नजर रखिएगा, हम जो खींच रहे हैं इस चित्र को देखिए। वो पीला वाला लाइन से ऐसे लाएंगे, इसमें सटाएंगे, ये हो गया IC1। और ऐसे तो IC2। IC3। पहले वो था Q3 पर, गिर के आ गया Q2 पर, अब गिर के आ गया Q1 पर। तो Q1 B और AT दोनों बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ साबित हो गया जो बात कहा जा रहा है। पीछे का जो बात हम लोग के अलग अलग था, तो अलग अलग था तो शामिल नहीं हो। AB था अलग, ABT था अलग, यहाँ हो गया टैक्स डबल लग गया है, उससे ज्यादा है BTT। तो ABTT हो गया प्रत्यक्ष कर, ATBT हो गया प्रत्यक्ष कर, और दोनों का क्रॉसिंग है। वो क्रॉसिंग है तो पैरेलल लाइन है दोनों। पैरेलल लाइन में जहां कहीं भी खींचिएगा बराबर होगा। आयकर बराबर हो जाएगा GST, आयकर बराबर हो जाएगा GST। इससे साबित हो गया कि अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर घटिया है। प्रत्यक्ष कर की तुलना में। अप्रत्यक्ष कर घटिया है प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर घटिया है प्रत्यक्ष कर की तुलना में। अप्रत्यक्ष कर घटिया है
अप्रत्यक्ष कर घटिया है प्रत्यक्ष कर की तुलना में। अप्रत्यक्ष कर घटिया है प्रत्यक्ष कर की तुलना में। IC3 से IC1 पर आता है, IC3 से IC1 पर आता है अप्रत्यक्ष कर। IC3 से IC1 पर आता है प्रत्यक्ष कर। IC3 से IC2 पर प्रत्यक्ष कर। IC3 से IC2 पर प्रत्यक्ष कर से आता है, IC3 से IC2 पर प्रत्यक्ष कर से आता है। और IC3 से IC1 पर अप्रत्यक्ष कर से आता है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि अप्रत्यक्ष कर घटिया है प्रत्यक्ष कर की तुलना। ये चित्र जो है उर्सुला हिक्स का दिया हुआ चित्र है। उर्सुला हिक्स उर्सुला हिक्स का निष्कर्ष निकलता है। उमेश चंद्र समझ में आ गया ना बात? जी सर जी। हाँ। एक बार एक बार फिगर बता दीजिए बस। अब नहीं बतावेंगे, अब तुम हमको बताओ क्या समझे हो। सर जी ये समझे पिछला कि बात बताएं, पिछला बात जो बताएं वही बात तीसरे चित्र में तरतिया सही हो रहा है, क्योंकि AAT बराबर है Q1B। पिछले पाठ में दोनों बराबर नहीं ना दिखाया गया था, दोनों अलग अलग था जी। वो इंफीरियर है कि नहीं है, पहले कर दोनों बराबर होगा तभी हम लोग उसको गाली देंगे। तो वहां तो दोनों अलग अलग चित्र था, एक चित्र पर आ गया, तब यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि प्रत्यक्ष कर का मात्रा अप्रत्यक्ष कर का मात्रा दोनों बराबर है जी। तो क्यों आप लगा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर, जब IC3 से गिरा के IC1 पर ला रहा है। अमेरिका वाला इसी पर चल रहा है, लेकिन हमारे देश की स्थिति में है कि धनवान आदमी एक कम है, 80 करोड़ को फ्री चावल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स हम लोग का हो गया, बिना सर्वे किए हुए गरीब की संख्या 80 करोड़ हो गई। पहले तो अर्थशास्त्री सब गोलमाल किए हुआ था और कह रहा था कि अब गरीब की संख्या 12% हो गया है। सोचिए,
कांग्रेस की सरकार थी तो वो अपना प्लान बनाया हुआ था कि 2020 तक आते आते गरीबी समाप्त हो जाएगी। सर और जी हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर जी कि Q1B ये 80 A1 का कर बराबर है दोनों। आप चित्र बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? हाँ सर जी बना लिए हैं। पैरेलल लाइन के बीच का एरिया बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो फिर काहे आपके दिमाग में नहीं जा रहा है? काला सर- लाइन और ब्लू लाइन पैरेलल लाइन है, कहीं भी नापिएगा तो रहेगा दोनों के। 80 बराबर Q1B होगा। 3 सेट अभी खींच के आप हमको भेजिए तो तीसरा वाला सर तीसरा वाला को 3 सेट भेजिए तुरंत अभी। अब बाकी सब लोग एक एक सेट भेजिए। हम बैठे हुए, भेजिए जल्दी। भेज रहे हैं गुरुजी। जी एंड ऑफ सर। द मीटिंग, ओके एंड ऑफ द मीटिंग। ओके सर, प्रणाम प्रणाम। सर। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। सर। सब आदमी पहले प्रणाम हाथ थैंक यू से सर। कीजिए। प्रणाम खाली मुंह से करते हैं, हाथ उठावे नहीं करते हैं। प्रणाम प्रणाम सर। सर प्रणाम गुरुजी। सब समझेगा कि ये ऑफिसर बनने का क्वालिटी है, उत्तम क्वालिटी का स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो प्रणाम हाथ से करिए, आशीर्वाद हाथ से दे रहे हैं। क्या प्रणाम सर। भला हो, प्रणाम सभी सर। का भला। प्रणाम। चलिए 3 राउंड, तीसरा वाला उमेश चंद्रा, तुमको 3 गो चित्र बना के भेजना। ठीक है जी। अब बाकी सब लोग एक चित्र बनाए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। ओके सर। प्रणाम। प्रणाम सर।